जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3591 से 3593। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। इस चौंकाने वाले दृश्य को हर कोई देखता रहा। यह अराजकता अधिपति का अराजकता के अपने कानून के साथ हमला था। उस प्रकार की भयानक शक्ति कई लोगों के लिए अविस्मरणीय थी। अच्छा नहीं है। जुआन युवान तियानजुन ने ब्रह्मांड में दृश्य देखा। वह ये कैसे नहीं समझ सका कि अराजकता अधिपति ने वास्तव में हमला किया था और ये जीवेन इसके खिलाफ कैसे लड़ सकता था। वे बिल्कुल भी एक स्तर के विरोधी नहीं थे। ये दृश्य देखकर पूर्वी क्षेत्र गठबंधन सेना को अचानक लगा कि यह बहुत बड़ा झटका है। ये जीवेन पूर्वी क्षेत्र गठबंधन सेना के नेता थे और पूर्वी क्षेत्र गठबंधन सेना के संस्थापक भी थे। अब जब वह गिर गया था तो वे हतोत्साहित कैसे नहीं हो सकते थे। और ये दृश्य देखकर विदेशी गठबंधन सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया। अचानक इस क्षण जब सभी ने सोचा कि ये जीवेन मरने वाला है, अंतहीन अराजकता में अचानक हल्की बारिश से भरा आकाश फूट पड़ा, उड़ गया और अराजकता को बहा ले गया। उसमें से एक आकृति उड़ी, आकाश सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था और सीधे कैस ओवरलॉर्ड पर एक मुक्का मारा। क्या अराजकता अधिपति ने अचानक अपनी आंखें खोली। यह मुक्का सचमुच भयानक था। आसमान को चीरता हुआ और गति सीमा तक बढ़ा दी गई और फिर उसकी दिशा में विस्फोट हो गया। बूम! ये झटका सीधे उसके शरीर पर लगा और उसकी अराजक ऊर्जा से भरा आकाश भी उड़ गया और बची हुई शक्ति उसके शरीर में बिखर गई। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसमें कोई भयानक शक्ति भड़क रही थी। ये शक्ति है। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके शरीर पर दरारें पड़ गई हैं। हालांकि इसे ठीक होने में केवल एक क्षण लगा, फिर भी ऐसी भयानक शक्ति ने एक भयानक तथ्य उजागर किया, वह ये कि ये जीवेन के पास वास्तव में एक भयानक शक्ति थी जो उसे धमकी दे सकती थी। इस मुक्के की शक्ति को हटाने के बाद उसने स्पष्ट रूप से ये जीवेन को दूर से सुनहरे प्रकाश से भरे आकाश में उड़ते हुए देखा। उनके शरीर से एक भयानक शक्ति निकल रही थी और आध्यात्मिक शक्ति आकाश और पृथ्वी को कवर करते हुए पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। अचानक ये जीवेन सीधे चले गए और एक पल में उनके सामने आ गए। भयानक मुट्ठी को एक बार फिर से उकसाया गया जो अराजकता अधिपति के चेहरे की ओर चली। इस बार कैस ओवरलॉर्ड को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ा। यदि ये जीवेन पहले उसे हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी तो वर्तमान ये जीवेन उसे इस गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त थी। उसने अराजक ऊर्जा से भरे आकाश को अपने साथ लाते हुए एक हथेली भी मारी और सीधे इस मुक्के से टकरा गया। बूम! मुट्ठी और हथेली टकराए, लेकिन ये पहले की तरह नहीं था जहां अराजक अधिपति का पलड़ा भारी था। इसके विपरीत यह एक ड्रॉ था। तुम्हारी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? कैस ओवरलॉर्ड ये जीवेन के प्रहार को रोकने के बाद कहने से खुद को रोक नहीं सका। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि ये शिवेन ने अपनी ताकत को इतनी हद तक बढ़ाने के लिए किस पर भरोसा किया था। अपने अनुभव और ज्ञान से ऐसा नहीं था कि उसने ऐसी चीजें पहले नहीं देखी थी। हालांकि ऐसी चीजें बिना किसी अपवाद के बेहद कीमती थी। एक युग में किसी एक को देखना बहुत कठिन था और अब ये जीवेन के पास एक था। ये जीवेन को महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर से एक भयानक और भयानक शक्ति निकल रही थी। उस तरह की भयानक शक्ति अंदर से बाहर फूट रही थी, कहर बरपा रही थी, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक था। इस बार पिछली बार से अलग था। पिछली बार जब उसने सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का उपयोग किया था तो वह केवल 5वें क्षेत्र तक पहुंच गया था। इसके अलावा उन्होंने अभी तक गिल्डेड टायरेंट फॉर्म की खेती नहीं की थी। अब जब उन्होंने गिल्डेड टायरेंट फॉर्म की खेती कर ली थी तो उनकी शारीरिक शक्ति अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। भले ही सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की ऊर्जा उसके शरीर में कहर बरपा रही थी, लेकिन वह तुरंत बिखरी नहीं। बाहर से ये जीवेन एक भयानक तूफान के केंद्र की तरह था।
यह ऊर्जा तूफान उसके शरीर के हर छिद्र से निकल रहा था, सब कुछ बहा रहा था और नष्ट कर रहा था। वह वहीं खड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर का ब्रह्मांड अंतरिक्ष को स्थिर नहीं कर सका। वह लगातार टूट रहा था और अपनी मरम्मत कर रहा था। कोई कल्पना कर सकता है कि ये ज़िवेन ऐसी स्थिति में कितनी भयानक थी। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या इस्तेमाल किया। वैसे भी इसका इस्तेमाल आपको मारने के लिए किया गया है, ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। वह अभी भी सर्वोच्च पैतृक प्रतीक को उजागर नहीं करना चाहता था, अन्यथा वह नहीं जानता था कि कितने लोग इसकी लालसा करेंगे। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक बहुत शक्तिशाली था, इसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। वह था उसका तुरुप का इक्का। मूल रूप से वह ईस्टर्न हेवनली लॉर्ड पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस तुरुप के पत्ते का उपयोग करना चाहता था। हर कोई जानता था कि वह मून सिटी लॉर्ड के हाथों से बच गया था, हालांकि किसी को नहीं पता था कि वह कैसे भाग निकला। यही उसका फायदा था, उसे इसे गुप्त रखना था। हालांकि चूंकि वह पहले ही इस बिंदु तक लड़ चुका था, इसलिए उसे थोड़े समय में कोई सुदृढ़ीकरण नहीं मिल पाएगा। वह केवल इसका उपयोग कर सकता था। हालांकि कैस अधिपति को मारने के लिए इसका उपयोग करना अभी भी बहुत सार्थक था। तुम मुझे मारना चाहते हो? अराजकता अधिपति ने खर्राटे लेते हुए कहा। जितना मैं जानता हूँ, जबरन अपनी ताकत बढ़ाने का ये तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता। हालांकि कैस ओवरलॉर्ड को सर्वोच्च पैतृक प्रतीक के उपयोग की सीमाओं और शर्तों के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह अपनी अंतर्दृष्टि और ज्ञान से लगभग तुरंत ही इसका आकलन करने में सक्षम था। आत्मा से सघन हुए उसके भौतिक शरीर की तुलना में इस अवस्था में ये ज़िवेन वास्तव में लंबे समय तक नहीं लड़ सकता था। तो क्या हुआ अगर मुझे पता है ये तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है? चूंकि आप आउटर डोमेन गठबंधन सेना के पीछे के मास्टरमाइंड हैं, जब तक आप मारे जाएंगे, आउटर डोमेन तुरंत नेतृत्वहीन स्थिति में आ जाएगा। अब आपको मारना इसके लायक है। अराजकता अधिपति को मारने के लिए ये ज़िवेन को अपनी सारी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। अगर वह सफल भी हुआ तो उसे भारी चोटें लगेंगी और भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सामान्य परिस्थितियों में ये ज़िवेन आसानी से इसका उपयोग करने को तैयार नहीं थी। हालांकि इस समय उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके अलावा कैस अधिपति को मारने से बाहरी डोमेन गठबंधन सेना नेतृत्वहीन हो जाएगी। कहा जा सकता है कि उन्होंने एक और योगदान दिया था। इतने सारे महान योगदानों के साथ यह उनके सभी प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। बूम! ये ज़िवेन ने फिर हमला किया। पुनर्जन्म के 6 मार्ग उसके पीछे प्रकट हुए। पुनर्जन्म के 6 रास्ते एक पहाड़ की तरह थे। ये कैस ओवरलॉर्ड की ओर भयंकर रूप से गिरा। यदि ये ज़िवेन पहले केवल निष्क्रिय रूप से लड़ सकता था, तो उसने अब लड़ाई पर नियंत्रण कर लिया और पहले हमला करने की पहल की। देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। लड़ाई ने पूर्वी क्षेत्र के सभी दलों को तुरंत चौंका दिया। अब लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई थी। हालांकि यह अभी भी ब्रह्मांड में था। ये केवल पूर्वी क्षेत्र के सर्वोच्च स्वर्गीय स्वामी ही नहीं थे जो हैरान थे, यहाँ तक कि अन्य स्थानों के स्वर्गीय गुरु भी हैरान रह गए। हालांकि स्वर्गीय गुरुओं की दृष्टि व्यापक थी, वे एक बड़े क्षेत्र की दूरी को पार नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉर्चून क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र बहुत विशाल था। हालांकि स्वर्गीय मास्टर्स के बीच लड़ाई की आभा को महसूस करना अभी भी आसान था। स्वर्गीय स्वामी सम्राटों से भिन्न थे। वे ऐसे अस्तित्व थे जो सीमाओं से परे थे। उनकी लड़ाइयां हर जगह नियम बदल रही थी। युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध करते करते नियमों में बदलाव कर दिया, जिससे नियम उनके पक्ष में और अधिक अनुकूल हो गए। इस प्रक्रिया के दौरान नियमों के उतार चढ़ाव का संचार हुआ। आम लोग इसे महसूस नहीं कर सके। केवल स्वर्गीय स्वामी जो नियमों के प्रति संवेदनशील थे, इसे महसूस कर सकते थे। इसलिए उन्होंने पीक हेवनली मास्टर्स के बीच लड़ाई देखने के लिए एक के बाद एक अपनी स्वर्गीय आंखें खोली। मूल रूप से फॉर्चून क्षेत्र में हेवनली मास्टर्स के बीच लड़ाई दुर्लभ थी। यदि आउटर डोमेन पर आक्रमण न होता तो ऐसी लड़ाइयां कई वर्षों में एक बार भी देखने को नहीं मिलती।
पीक हेवनली मास्टर्स के बीच लड़ाई और भी दुर्लभ थी। सामान्यतया पीक हेवनली मास्टर्स परमाणु हथियारों की तरह थे जो एक दूसरे को रोकते थे। वे आसानी से नहीं लड़ेंगे। भले ही वे लड़े, ये जुआन युवान स्वर्गीय मास्टर और स्वर्गीय संप्रदाय के प्रधानाध्यापक की तरह होगा। हालांकि उनकी चालें भयंकर और घातक थीं, फिर भी वे अपनी जान की बाजी लगाकर नहीं लड़े। जब तक वे जीवन और मृत्यु के कगार पर न हो, वे आसानी से इस तरह नहीं लड़ेंगे। यह उनकी ताकत के लिए बहुत हानिकारक था। इसलिए ये जिवेन और अराजक अधिपति के बीच की लड़ाई उस क्षेत्र की कुछ स्थितियों को देखने का एक दुर्लभ अवसर बन गई। वे दोनों वास्तविक पीक हेवनली मास्टर्स नहीं थे, लेकिन उन दोनों ने पीक हेवनली मास्टर की युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। इसके अलावा वे भिन्न थे। अराजक अधिपति ने अपने कौशल का चरम प्रदर्शन किया। उसका हर कदम स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के साथ चलता था। इस समय ये बिल्कुल सामान्य था। वह विश्व के अधिपति की तरह था, जो सभी को बांधे हुए था उसके उपयोग के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियम। तुरंत कानूनों की शक्ति उसकी युद्ध शक्ति के चरम तक पहुंच गई। इसे कौशल का शिखर कहा जा सकता है। लेकिन ये जिवेन एक और मामला था। उनके कौशल अराजक अधिपति जितने अच्छे नहीं थे। यह अपरिहार्य था। वह सर्वोच्च स्वर्गीय गुरु भी नहीं था। अराजक अधिपति का मुख्य निकाय एक ऐसा अस्तित्व था जो पीक हेवनली मास्टर से भी आगे निकल गया। दोनों पक्ष शुरू से ही परिमाण के समान क्रम पर नहीं थे। इसलिए ये जिवेन ने कानूनों के नियंत्रण के लिए अराजक अधिपति के साथ संघर्ष नहीं किया। उसने भारी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा से सब कुछ पूरी तरह से डुबो दिया। चाहे किसी का नियमों पर कितना भी अच्छा नियंत्रण क्यों न हो, वह आकाश में व्याप्त इस ऊर्जा को नहीं रोक सकता। दाओ की उत्पत्ति जिसने तकनीक को तोड़ने के लिए बल का उपयोग किया, उसने ये जिवेन के हाथों में अकल्पनीय शक्ति भी प्रदर्शित की। वे दोनों अपने अपने पहलू के शिखर पर थे और कोई भी एक दूसरे की चरम अवस्था में नहीं था। फिर भी वे ऐसी अद्वितीय युद्ध शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम थे। यह अपने आप में स्वर्गीय गुरुओं के अवलोकन के लिए बहुत योग्य था। अराजक अधिपति, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? यह मूल रूप से तुम्हारे लिए तैयार नहीं किया गया था। अब तुम्हें मारने के लिए इसका उपयोग करना असंभव नहीं है। ये जिवेन ने जोर से कहा। तुम मुझे मारना चाहते हो। मुझे डर है कि तुम्हारे पास यह मौका नहीं है। अब तुम्हारे शरीर में ऊर्जा विस्फोट करने वाली है। जब वह समय आएगा, तुम हार जाओगे। अराजक अधिपति ने बस उपहास किया। उनका मूल रूप से पतला शरीर भी लंबा और लंबा हो गया। वह इंच दर इंच बढ़ता गया। उसकी मूल रूप से गिरती हुई आभा अचानक पूरी तरह से उबल गई, जैसे कि वह अपने जीवन के उस शिखर पर लौट आया हो जब वह युवा था। अंतिम युद्ध भयंकर रूप से छिड़ गया। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन बूम बूम बूम। देखते ही देखते भयानक टक्कर हो गई। यदि कोई इसे नहीं देखता तो वह कल्पना भी नहीं कर पाता कि ऐसी टक्कर कितनी भयानक थी। दोनों पक्षों के बीच युद्ध की गति बहुत तेज थी। दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति अधिकांश लोगों को नजर ही नहीं आई। वे केवल ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश को बार बार फूटते हुए देख सकते थे। सुदूर पूर्वी क्षेत्र में उठने वाली भयानक लहरें एक के बाद एक खिलती हुई आतिशबाजी की तरह लग रही थी। हालांकि भव्य आतिशबाजी के पीछे मौत का एक बेहद भयानक फूल खिल रहा था। जब कई दिव्य गुरुओं ने ये दृश्य देखा तो वे अपनी सांस रोक नहीं सके। ये पीक सेलेस्टियल मास्टर्स के बीच एक वास्तविक डेथ मैच था। यदि वे ये जिवेन के स्थान पर होते तो वे ऐसी लड़ाई में टिके नहीं रह पाते और दुखद रूप से मर जाते। वे दोनों अपनी चरम अवस्था में नहीं थे। वे ऐसी स्थिति में नहीं थे जहां वे अंत तक लड़ सके। इसलिए लड़ाई का परिणाम बहुत ही कम समय में निर्धारित किया जाएगा। तब तक कोई भी लड़ाई जारी नहीं रहने देगा। दोनों पक्षों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए कोई भी ऐसा अवसर चूकने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि वे इससे एक पल के लिए भी चूक गए तो परिणाम पूरी तरह से निर्धारित हो सकता है।
ऐसा अवसर दिव्य गुरुओं के अवलोकन के लिए भी अत्यंत दुर्लभ अवसर था। यह अराजकता अधिपति मेरी कल्पना से भी अधिक भयानक है। इस अवधि के दौरान वह पर्दे के पीछे से मिलीभगत कर रहा है। जब वह बाहर आएगा तो मुझे डर है कि समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। ये ज़िवेन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह वास्तव में अब तक अराजकता अधिपति से लड़ सकता है। सबसे भयानक बात यह है कि उसने केवल थोड़े समय के लिए दांव हासिल किया है। यदि वह बढ़ता रहा तो उसका भविष्य होगा असीम। एक प्राचीन अधिपति और एक समकालीन प्रतिभा, उनमें से कोई एक ऐसा चरित्र है जो युगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस समय एक विजेता का निर्धारण किया जाएगा। बूम! भीषण टक्कर के बाद दोनों पक्षों की आकृतियां अलग हो गईं। वे हजारों मील दूर थे, दूर से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। ये ज़िवेन के शरीर की सतह पहले से ही दरारों से भरी हुई थी। इस तरह की लड़ाई ने अंततः साबित कर दिया कि उसके शरीर को जो क्षति हुई वह बहुत चौंकाने वाली थी। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक में निहित ऊर्जा पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई। ये बहुत भयानक था। इसमें निहित प्राचीन लेकिन हिंसक शक्ति एक दोधारी तलवार थी जो प्रतिद्वंद्वी और उपयोगकर्ता दोनों को चोट पहुंचाती थी। उसके विपरीत प्राइमल कैस ओवरलॉर्ड हिंसक और आत्मविश्वासी था। हालांकि अगर कोई देखे, करीब से देखने पर कोई भी देख सकेगा कि उसका शरीर बहुत अधिक मायावी हो गया है। ये हल्का पारभासी भी था। यह इस बात का प्रमाण था कि उसके भौतिक शरीर ने बहुत अधिक ऊर्जा की खपत की थी। वे दोनों केवल इतना ही कह सके कि वे एक ही थे। ये ज़िवेन की आंखें भयानक रोशनी से चमक उठी। उसके सामने अराजकता अधिपति मून सिटी लॉर्ड से अधिक मजबूत था। कुछ पहलुओं में कैस ओवरलॉर्ड मून सिटी लॉर्ड से कहीं अधिक भयानक था। आइए देखें आप कितनी देर तक टिक पाते हैं। प्रारंभिक अराजकता के अधिपति ने व्यंग्य किया। उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। यह उनके आध्यात्मिक अवतार की एक झलक मात्र थी, लेकिन ये ज़िवेन को इससे निपटने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। अतीत में केवल अच्छे भाग्य का स्वामी ही उसका प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य था। वर्तमान संसार में उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। इससे उस अहंकार और ताकत का पता चला जो एक अजेय अधिपति में होनी चाहिए। इसके अलावा ये ज़िवेन ने बाहर जाने के लिए स्वॉर्ड वेनेरेबल के अवतार का उपयोग करने का साहस किया था। हालांकि ये केवल एक अवतार था, इसलिए उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यदि इसे नष्ट भी कर दिया गया तो भी ये केवल आत्मा का एक झटका होगा। बूम! कैस ओवरलॉर्ड ने प्रकाश की गति को पार करते हुए सीधे ये ज़िवेन की ओर विस्फोट किया। समय की नदी भी एक क्षण में प्रकट हो गई। उनकी आकृतियां पूरे आकाश में दिखाई दी। वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था और वह एक पल में ही चल पड़ा। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोली और हमला भी किया, जिसे हराया नहीं जा सका। उसने लापरवाही से पुनर्जन्म के 6 पथों को नष्ट कर दिया, और पुनर्जन्म के 6 पथों के पहिए थे जिन्होंने पूरे आकाश में अराजकता अधिपति की आकृतियों की बौछार कर दी। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका ही नहीं दिया। देखते ही देखते इससे भी भयानक टक्कर हो गई। ये ज़िवेन के कंधे पर एक खूनी छेद दिखाई दिया। ये बेहद दुखद लग रहा था। इस समय ये ज़िवेन ने भी कैस ओवरलॉर्ड के शरीर में अपनी मुट्ठी मार दी, जिससे सीधे कैस ओवरलॉर्ड के शरीर में एक बड़ा खूनी छेद हो गया। चोट के बदले चोट। अगले ही पल ये ज़िवेन ने अपनी चोट ठीक होने का इंतजार नहीं किया। वह सीधे फिर से ऊपर आया और कैस ओवरलॉर्ड के साथ फिर से विस्फोट किया। टकराना, टकराना, टकराना। दोनों पक्षों के हमले एक दूसरे पर गिरे। दोनों पक्ष बेहद पागल लग रहे थे। बिल्कुल भी कोई बचाव नहीं था। कहना चाहिए कि ये ज़िवेन पागल लग रहा था। उन्होंने बचाव नहीं किया और मून सिटी लॉर्ड के साथ चोट के बदले चोट का बदला ले लिया। इस तरह की पागल लड़ाई शैली ने कैस ओवरलॉर्ड की अलौकिक लड़ाई शैली के साथ एक मजबूत विरोधाभास दिखाया। अराजकता के अधिपति ने अपने हर कदम में थोड़ी सी भी सांसारिक आभा नहीं दिखाई। दूसरी ओर ये ज़िवेन इसके विपरीत थी। उनका पूरा व्यक्तित्व अतुलनीय रूप से हिंसक लग रहा था। उसने सभी शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपनी हिंसक जादुई शक्ति पर भरोसा किया। दोनों पक्षों को विभिन्न आकार की विभिन्न चोटों से घिरने में देर नहीं लगी।
जैसा कि कई लोगों ने अनुमान लगाया था, कोई भी पक्ष इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक खींचने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि कोई भी पक्ष इस तरह के परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन दोनों ने इस लड़ाई को एक ही बार में खत्म करने की योजना बनाई। ये ज़िवेन के शरीर पर इन चोटों के अलावा सभी प्रकार की घनी दरारें भी थीं। इन दरारों से सभी प्रकार के शुभ संकेत हल्की बारिश से भरे आकाश की तरह फूट पड़े। यह उसके शरीर में फूट रही आध्यात्मिक शक्ति थी, और वह अब इसे लगभग दबा नहीं सकता था। इस लड़ाई से निपटना मून सिटी लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई से भी अधिक कठिन था। ये और भी भयानक था। उसके विपरीत अराजकता अधिपति का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। यह इस बात का भी सबूत था कि उन्होंने बहुत ज्यादा ऊर्जा खा ली थी। साथ ही उन्होंने जो घाव सहे वे बेहद दुखद थे। एक घाव था जो उसके सिर में घुस गया और लगभग उसका सिर उड़ गया। एक ऐसा हमला हुआ जिससे उनका पूरा शरीर लगभग आधा टूट गया। इस अस्थायी रूप से सघन भौतिक शरीर की ताकत एक साधारण दिव्य गुरु की ताकत से बहुत अलग नहीं थी। हालांकि ये ज़िवेन जैसे अत्याचारी अस्तित्व की तुलना में, जिसने तानाशाह फॉर्म गोल्डन बॉडी को संघनित किया, ये स्पष्ट रूप से कमजोर था। ऐसी सिलसिलेवार टक्करों में उसे पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका था। नहीं का मतलब नहीं है आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते, प्रारंभिक अराजकता अधिपति ने कहा। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। हालांकि वह बेहद दुखी दिख रहा था, लेकिन उसमें एक अवर्णनीय लापरवाही का भाव था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया उसे अब और नहीं रोक सकती। उनका स्वभाव अनोखा था जो किसी और में नहीं था। भले ही वह था गंभीर रूप से घायल, वह एक परी की तरह था। मूल पुरानी और झुकी हुई आकृति पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह ऐसा था जैसे उसने दुनिया को जीतने वाली अजेय छवि पुनः प्राप्त कर ली हो। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि इसका कोई प्रभाव है या नहीं? ये ज़िवेन कहने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके शरीर पर वह चीज क्या है। यह अच्छा है। यह आपके हाथों में बर्बादी है। अगर यह मेरे हाथों में होता तो इसे अपनी असली शक्ति दिखाने में सक्षम होना चाहिए, अराजकता अधिपति ने कहा। उसने ये ज़िवेन के शरीर को ऐसे घूरा मानो वह देखना चाहता हो कि ये ज़िवेन अब तक किस चीज पर निर्भर थी। यह इस पर निर्भर करता है कि आपके पास इसे लेने के लिए जीवन है या नहीं, ये ज़िवेन ने कहा। तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारी चीज भी मेरी है। प्रारंभिक अराजकता के अधिपति की मुस्कान और अधिक ठंडी होती गई। उसके शरीर पर आध्यात्मिक शक्ति सचमुच चरम पर पहुंच गई थी। वह जल रहा था। उनका पूरा आध्यात्मिक शरीर जल रहा था। ये ज़िवेन ने उनके लिए जो खतरा पैदा किया था, वह कई चरम दिव्य गुरुओं से भी ज्यादा खतरा था। अब उसके शरीर को कोई घातक क्षति पहुंचाना संभव नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका भविष्य असीमित होगा। इसलिए वह अब पीछे नहीं हटे। वह चरम पर पहुंच जाएगा, ये ज़िवेन से लड़ेगा और उसे मार डालेगा। हालांकि वह आत्मा के अवतार को इस तरह नष्ट होने देने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन ये लड़ाई अब तक लड़ी जा चुकी थी। पारंपरिक तरीकों से ये ज़िवेन को मारना असंभव था। ये यहाँ नष्ट होने योग्य मृत्यु थी। जैसे ही अराजकता अधिपति की आवाज गिरी, वह तुरंत ये ज़िवेन के सामने पहुंच गया। उसने लापरवाही से अपनी हथेली नीचे पटक दी। उनका आक्रमण अत्यंत सुंदर था। उसकी प्रत्येक हथेली एक अकल्पनीय और अजेय भयानक आक्रमण में बदल गई। इस समय ये ज़िवेन को भी पता था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। जैसे जैसे हमले उसके शरीर पर होते गए, उसके शरीर के भीतर विनाश के कपड़े उभर आए। जैसे ही हमले क्लोथ्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पर पड़े, उस पर गहरे निशान पड़ गए। विनाश के कपड़े मूल रूप से प्राइमल कैस अधिपति के थे। हालांकि ये ज़िवेन ने इसे परिष्कृत किया था, फिर भी वह जानता था कि इसकी असली कमजोरी कहाँ थी। साधारण दिव्य गुरु भी विनाश के कपड़ों के जादू को नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन वह हमेशा विनाश के कपड़ों पर एक घातक निशान छोड़ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि उसे कभी भी छेदा जा सकता है। ये ज़िवेन ने पहले विनाश के कपड़े का अधिक उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वह इसे आखिरी क्षण के लिए सहेजना चाहता था। कैस ओवरलॉर्ड, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपको मौत की ओर खींचना चाहता हूँ?
नहीं, मैं आपको सीधे तौर पर हराना चाहता हूँ। मैं आपकी अजेय किंवदंती को कुचलना चाहता हूँ। चूंकि भाग्य निर्माण स्वर्ग भगवान आपको हरा सकते हैं, इसलिए मैं भी आपको हरा सकता हूँ। तुम कुछ खास नहीं हो, ये जिवेन ने जोर से कहा। अराजकता के अधिपति ने ऐसे व्यंग्य किया मानो वह ये जिवेन के अति आत्मविश्वास का मजाक उड़ा रहा हो। उसका आक्रमण न केवल रुका ही नहीं, बल्कि और भी भयावह रूप धारण कर फूट पड़ा। आकाश ताड़ की छाया से भर गया था और ऐसा लग रहा था जैसे यह बाकी सब कुछ नष्ट कर सकता है। श्रद्धेय मार्शल सील ये जिवेन के सिर के ऊपर से उड़ गई और घूमने लगी। अचानक श्रद्धेय मार्शल सील ये जिवेन के शरीर में उड़ गई। उसके शरीर के भीतर सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की विक्षिप्त ऊर्जा अचानक दबा दी गई थी और यह अब उग्र नहीं हुई और कहर नहीं बर पाया। वह ये भी जानता था कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण आखिरकार आ गया है। यह अंतिम युद्ध का समय था। उसकी सारी पूर्व तैयारी इसी क्षण के लिए थी। उन्होंने अस्थायी रूप से अपने शरीर में विक्षिप्त ऊर्जा को दबा दिया और इसे अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल किया। उसकी सारी ऊर्जा एक ही बार में निकल गई। बूम! ये जिवेन का शरीर एक भयानक दिव्य तेज से फूट पड़ा। ये दिव्य तेज हल्की बारिश से भरे आकाश में बदल गया, ब्रह्मांड में और अनंत तारों में बिखर गया। अगला, मैं तुमसे निपटूंगा, ये जिवेन ने जोर से कहा। उसकी आकृति तुरंत उड़ गई और अद्वितीय गति से कैस ओवरलॉर्ड के शरीर से टकरा गई। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक। अगला ग्रेटर देन। ये जिवेन के शरीर से निकलने वाली भयानक ऊर्जा पहले से कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर थी। पहले के चरम स्वर्गीय गुरु के स्तर की तुलना में यह अब और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक हो गया था। कई स्वर्गीय गुरु पहले से ही भयभीत थे। यदि वे पहले केवल सदमे में थे, तो अब वे वास्तव में भयभीत थे। वे सभी जानते थे कि दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ भड़क उठे थे, खासकर ये जिवेन। हालांकि वे ये भी जानते थे कि ऐसी परिस्थितियों में विस्फोट होता है। दोनों पक्षों के बीच युद्ध शक्ति लंबे समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन इस थोड़े समय में एक स्वर्गीय गुरु को मारना संभव था। सौभाग्य से वे एक दूसरे का सामना कर रहे थे, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। इस समय पूर्वी क्षेत्र गठबंधन सेना और बाहरी क्षेत्र गठबंधन सेना के बीच युद्ध के मैदान पर भी कई लोग इन दो सुपर विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के परिणाम पर ध्यान देने के लिए विचलित थे, क्योंकि यह बहुत संभावना थी कि इसका परिणाम लड़ाई ये तय करेगी कि अंत में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चाहे वह जुआनयुवान तियानजुन हो या हेवनली स्कूल के प्रधान अध्यापक, उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये जिवेन के पास इतना भयानक तुरुप का पत्ता छिपा होगा। चाहे ये कोई चाल हो या कुछ और, ये जिवेन के पास उन्हें धमकाने की क्षमता थी। यह एक सच्चाई थी। फॉर्चून क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से हेवनली स्कूल लीडर ये जिवेन पर ध्यान दे रहे थे। विशेष रूप से दोनों पक्षों के दुश्मन बनने के बाद ये जिवेन को हेवनली स्कूल द्वारा काली सूची में डाल दिया गया था। वह कैसे नहीं जान सका, लेकिन उनकी धारणा में ये जिवेन केवल एक जूनियर थी। भले ही ये जिवेन ने प्राइमल कैस हेवनली मास्टर और पेन तियानजुन को मार डाला था, फिर भी वह केवल उसी स्तर पर था। वह कोई साधारण उच्च स्तरीय स्वर्गीय मास्टर नहीं था, वह एक चरम स्वर्गीय मास्टर था, और ये जिवेन अभी भी एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय मास्टर बनने से बहुत दूर था। जुआनयुवान तियानजुन को अब समझ आया कि ये जिवेन का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि जब तक प्राइमल कैस ओवरलॉर्ड व्यक्तिगत रूप से नहीं आएगा, वह उन्हें एक एक करके मार डालेगा। वर्तमान परिणामों को देखते हुए ये जिवेन घमंड नहीं कर रहा था, और जिस बात ने उसे और भी अधिक चौंका दिया वह ये थी कि ये जिवेन ने अभी कुछ समय पहले ही स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश किया था। यह अभी भी उसके दिमाग में स्पष्ट था। जब ये जिवेन ने अभी दिव्य मास्टर दायरे में प्रवेश किया था, तो वह व्यक्तिगत रूप से मामले को समझाने गए थे। अतः इस बात का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिस युवा पीढ़ी की उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वह अब अपने स्तर के शीर्ष विशेषज्ञों को धमकाने की क्षमता रखती है। ऐसे नतीजे से वह कैसे चौंका नहीं सकता था।
हालांकि सच्चाई उन दोनों के सामने थी, उस पर विश्वास करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि इस बार येज़ेवेन की मृत्यु नहीं हुई, तो पूर्वी क्षेत्र निस्संदेह एक नए शक्तिशाली पूर्वी स्वर्गीय मास्टर का स्वागत करेगा, और येज़ेवेन, जिसने ऐसा योगदान दिया था, संभवतः अधिकांश उम्मीदवारों को मारने में सक्षम होगा। प्राइमल कैस ओवरलॉर्ड की अभिव्यक्ति उदासीन थी, वो येज़ेवेन को देख रहा था जो उसकी ओर दौड़ रही थी। उसने बस एक हथेली को पटक दिया, और विशाल हथेली टूटकर नीचे गिर गई, और बड़ी होकर पहाड़ की तरह बड़ी हो गई। येज़ेवेन की प्रतिक्रिया और भी तेज थी। उसने लापरवाही से एक मुक्का मार दिया। हालांकि ये पंच पिछले वाले से अलग था। उसने वास्तव में अपनी ताकत को चरम सीमा तक उजागर किया था। अंततः यह इस बड़े हाथ से टकराया। तकनीक की पराकाष्ठा और ताकत की पराकाष्ठा एक साथ टकरा गई, और अंततः वह परिणाम सामने आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कैस ओवरलॉर्ड का बड़ा हाथ थोड़ी देर के लिए येज़ेवेन की मुट्ठी के साथ गतिरोध में था। आखिरकार वह अब और नहीं टिक सका। वह धमाके के साथ फट गया, मानो विरोध करने का कोई रास्ता ही न हो। वह फट गया और पूरे आकाश में खून की धुंध में बदल गया। येज़ेवेन ने आखिरकार इस प्रतियोगिता में बढ़त हासिल कर ली थी। श्रद्धेय मार्शल सील के साथ अपने शरीर के भीतर अत्यधिक उग्र ऊर्जा को दबाने के बाद, येज़ेवेन ने अंततः सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की पूरी शक्ति को उजागर किया। ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं टिक सकी। हालांकि येज़ेवेन को केवल इतने कम समय की आवश्यकता थी। ये बहुत लंबा नहीं था। टकराना, अराजकता अधिपति की पूरी बाह खून की बारिश की तरह फट गई। उसने दबी दबी कराह निकाली और लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। तभी वह येज़ेवेन के मुंह के द्वारा लाई गई भयानक शक्ति को बेअसर करने में सक्षम था। येज़ेवेन ने दहाड़ लगाई, और अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति जारी होती रही। यह एक विशाल तूफान के केंद्र जैसा था जो बह निकला था। येज़ेवेन ने लापरवाही से ब्रह्मांड की ओर रुख किया। अनगिनत आकाशगंगाएं और ऊर्जा उसके हाथ में आ गई, और फिर उसने इसे कैस ओवरलॉर्ड की ओर पटक दिया। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि अराजकता अधिपति ने येज़ेवेन के हमले द्वारा लाई गई भयानक शक्ति को पूरी तरह से बेअसर नहीं किया था, येज़ेवेन ने इस तथ्य का लाभ उठाने का फैसला किया कि अराजकता अधिपति ने अभी तक हमले को पूरी तरह से बेअसर नहीं किया था। टकराना, अराजकता अधिपति को येज़ेवेन के हमले की अगली लहर की उम्मीद नहीं थी। इतना तेज होना, लगभग एक ही पल में वह पहले ही मारा जा चुका था। इस बार उसके पास अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उसके पूरे शरीर पर चोट लगी और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, लगभग फटकर शून्य में गिर गया। ये बेहद दुखद था। अनंत स्वर्णिम रक्त एक दिव्य तेज की भांति फूट पड़ा, वर्षा की भांति फूट पड़ा। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियम एक के बाद एक प्रकट हुए। वे कैस ओवरलॉर्ड के पीछे विभिन्न रूपों में प्रकट हुए, और उसे पीट कर मार डालने से रोकने के लिए उसका समर्थन किया। आखिरकार दो शीर्ष विशेषज्ञों के बीच लड़ाई का दृश्य खत्म हो गया। येज़ेवेन ने पहले ही लगातार बढ़त हासिल कर ली थी। अभी हुए टकराव में दोनों पक्ष चरम सीमा तक जल चुके थे, जिससे उनकी स्थिति सबसे मजबूत हो गई थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि अराजकता अधिपति अपनी शक्ति को बहुत अधिक नहीं बढ़ा सका, भले ही उसने खुद को जला लिया हो। आखिरकार वह तो एक आत्मा ही था। उसके पास कितनी ऊर्जा हो सकती है? भले ही उसने खुद को पूरी तरह से जला दिया हो, लेकिन वह जो शक्ति प्रकट कर सकता था वह बस इतनी ही थी। हालांकि येज़ेवेन अलग थी। उसने अस्थायी रूप से उन्मत्त शक्ति को दबा दिया था, और अपनी अधिक शक्ति को उन्मत्त शक्ति को दबाने के लिए उपयोग करने के बजाय जारी कर दिया था। इससे उन्हें ऐसी शक्ति जारी करने की अनुमति मिली जो आम लोगों की कल्पना से कहीं परे थी। येज़ेवेन ने पीछा करने और हमला करने के लिए जीत का फायदा उठाया। उन्होंने कैस ओवरलॉर्ड को सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनकी चोटों को ठीक करने के लिए अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में समाहित हो गई। उसी समय उसकी आंखें अनिर्वचनीय प्रकाश से चमक उठी, परंतु उसका शरीर नहीं रुका। वह सीधे उड़ गया और कैस ओवरलॉर्ड पर एक और हमला किया।
ये जिवेन की मुट्ठी टूट गई और उसकी मुट्ठी क्रिस्टल की रोशनी से चमक उठी। ये समय की शक्ति थी और समय का नियम उसकी मुट्ठी में समा गया। जैसे ही मुट्ठी गिरी, समय की शक्ति फैल गई और यह सीधे अराजकता अधिपति की ओर गिर गई। अराजकता अधिपति दहाड़ने लगा और ऐसा लगा जैसे वह अचानक पागल हो गया हो। उनमें पहले वाली कृपा बिल्कुल नहीं थी। इस बिंदु पर उसे बाहर जाना पड़ा। वह पहले भी शांत क्यों रह सका, इसका कारण ये था कि उसने सोचा था कि खुद को जलाने के बाद वह ये जिवेन को हरा सकता है। हालांकि दोनों पक्षों के भड़कने के बाद टकराव के पहले दौर में वह पूरी तरह से नुकसान में था। ये उनके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी। इसी समय उसके पूरे शरीर की रोशनी फूट पड़ी और कानून के जाल की परतें उसके सामने आ गईं। वह ये जिवेन को रोकना चाहता था, लेकिन वह विरोध कैसे कर सकता था। बस एक पल में इसे टुकड़ों में तोड़ दिया गया और फिर ये जिवेन की मुट्ठी अराजकता अधिपति के शरीर पर गिर गई। टकराना। अराजकता अधिपति चिल्लाया और फिर उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और तुरंत विस्फोट हो गया। उनका शरीर सीधे ब्रह्मांड में हर जगह बिखर गया और वह एक ही झटके में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वक्त सबकी नजरों में दुनिया की सबसे खौफनाक चीज और कुछ नहीं बल्कि ये जिवेन की मुट्ठी थी। उसकी मुट्ठी सब कुछ नष्ट कर सकती थी और कोई भी चीज उसकी मुट्ठी को रोक नहीं सकती थी। कितना भयानक! इस योद्धा की असली ताकत वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। कई लोगों के मन में बस यही ख्याल बचा था। इस समय कैस अधिपति दर्द से चिल्लाया और उसका शरीर ब्रह्मांड में टुकड़े टुकड़े हो गया। शायद पहले कभी उसे इतनी बुरी तरह नहीं पीटा गया था। यहाँ तक कि फॉर्चून क्रिएशन हेवन लॉर्ड के साथ कई लड़ाइयों में भी विजेता और हारने वाले का निर्धारण करना मुश्किल था। वह केवल आखिरी लड़ाई में हार गया था और उसे सील कर दिया गया था। हालांकि यह इतना दुखद कभी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जिवेन ने इस लड़ाई में पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली थी। ये जिवेन के शरीर की सतह पर एक बार फिर दरारें दिखाई दी। उनकी श्रद्धेय मार्शल सील अब सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की निडर शक्ति को दबा नहीं सकी। सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की उन्मत्त शक्ति ने उसके शरीर को एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। उसके शरीर की एक एक कोशिका हर पल टूटती जा रही थी। हालांकि इतना समय काफी था। सच्चे शिखर विशेषज्ञों के बीच लड़ाई अक्सर केवल एक सेकंड के विभाजन तक चलती है। इतना कम समय युद्ध का परिणाम निर्धारित करने के लिए पर्याप्त था। अराजकता अधिपति को पहले ही करारी हार का सामना करना पड़ा था। वह अभी भी पूरे ब्रह्मांड से अपने भौतिक शरीर को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। ये जिवेन बस उदासीनता से देखती रही। जैसे ही उसने अपने भौतिक शरीर को फिर से इकट्ठा किया, ये जिवेन ने अपनी हथेली फैला दी। उसके ऊपर तलवार की आभा का एक समूह हिंसक रूप से घूम रहा था। जल्द ही यह एक कीमती तलवार में बदल गई। ये तलवार हवा के साथ फैलती गई और बड़ी होती गई। एक पल में वह हजारों मील बढ़ गया और भयंकर रूप से नीचे गिर गया। टकराना। अराजकता अधिपति फिर से कराह उठा और उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया। स्थिति पहले से भी अधिक दुखद थी और बारिश की तरह जो खून बह रहा था वह पहले से भी अधिक था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसकी आत्मा बच नहीं सकी और ये जिवेन की तलवार की आभा से दूषित हो गई। वह छाया की भांति उसका पीछा करने लगी और देखते ही देखते उसके शरीर में छिपी हुई आत्मा जोर जोर से जलने लगी। पहले स्थान पर बहुत अधिक भावना नहीं थी और यह केवल भावना का एक छोटा सा झोंका था। भले ही यह औसत स्वर्गीय गुरु से अधिक समृद्ध था, ये कितना मजबूत हो सकता था। देखते ही देखते वह पूरी तरह जलकर राख हो गया। आदिम आत्मा की इस शक्ति के जलने के बाद अस्थायी भौतिक शरीर जो केवल आदिम आत्मा की इस शक्ति द्वारा बनाए रखा गया था, वह भी विघटित हो गया। ये दिव्य चमक में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया और प्रकाश की बारिश के रूप में ब्रह्मांड में बिखर गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। अंततः युद्ध समाप्त हो गया। इसके अलावा इसका अंत ऐसे हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस लड़ाई का विजेता ये जिवेन होगा। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, उसके लिए जीतना असंभव होगा।
प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।